नमस्कार। ज्योतिष की इस कोर्स में दोस्तों हमारे ग्रहों में कालपुरुष कुंडली के अनुसार हम चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम मंगल के बारे में स्टडी करेंगे, मंगल के बारे में जानेंगे। इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें से जो सूर्य हैं उनके बारे में हम अंतिम में समझेंगे। इसके बीच में मंगल से लेके बृहस्पति तक, शनि तक जो ग्रह हैं, राहु केतु को हम छोड़ दें तो उनके बारे में समझेंगे। उसके बाद सूर्य का लेक्चर होगा और सूर्य के बाद अंत में होगा राहु और केतु का लेक्चर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में मंगल देवता के बारे में। ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये किस तरह से रिजल्ट देते हैं, ये किस तरह के प्लैनेट हैं और हमारे जीवन पे, हमारे पूरे पृथ्वी पे लगभग देखा जाए तो ये किस तरह से जल जीवन को एक तरह से अपना प्रभाव दिखाते हैं, इनको हम कैसे जानें। तो इसकी एक कंप्लीट डिटेलिंग में आज हम मंगल देवता को हम समझेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ जो इसके अलावा जो मैंने काल पुरुष कुंडली कही है और 12 साइन यानी कि 12 राशियाँ क्रम अनुसार आपको याद होंगी। काल पुरुष कुंडली के बारे में आपको पता होगा और 12 भाव कुंडली के क्या होते हैं ये भी आपको पता होगा। यहाँ तक आप क्लियर होंगे। तो अब हम आज जैसे कि बात करने जा रहे हैं मंगल देवता। मंगल देवता का संबंध दोस्तों मूलतः जो है वो एनर्जी से है। आपको बता दूं, हम एनर्जी, स्ट्रेंथ, कंटिन्यूटी, बोल्डनेस, टेक्निकल लॉजिक्स, इन सब चीज़ों से है। अब मंगल देवता की जो मूल त्रिकोण राशि है वो है दोस्तों एरीज। ये मेष राशि जो है मंगल देवता की सबसे इम्पॉर्टेंट राशि है मंगल के लिए। ये उनकी मूल त्रिकोण मतलब उस ग्रह के लिए जहाँ से उसकी जो बोलते ना कोर ऑफ ऊर्जा का जो सेंटर है वो उस साइन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो दोस्तों 3 अग्नि प्रधान राशियां हैं, आपको बता दूं, मेष, सिंह और धनु। सबसे ज़्यादा तो अग्नि तत्व और सबसे ज़्यादा तो फायर किसी में है तो वो है मेष में। मेष राशि में सबसे ज़्यादा फायर देखने मिलेगी, सबसे ज़्यादा अग्नि प्रधान राशि मानी जाती है। अब इसके अलावा बात करें मंगल देवता स्कॉर्पियो यानी उनकी सम राशि है। ये स्कॉर्पियो जो है ये जल राशि है यार दोस्तों। पर यहाँ पे जो जल है ये कहीं न कहीं जो पृथ्वी के नीचे दबा हुआ कह सकते हैं ना, जो लावा के अंदर लावा है, जिसमें जो एक तरह से गर्मी है, जिसमें जो छुपा हुआ है, जो अंदर खौल रहा है, इस तरह के जो जल है, इस तरह का जो लावा है उसकी तरफ ये इशारा करता है। ये काफ़ी डीप एक छुपी चीज़ों को भी दर्शाता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मंगल मकर राशि यानी कैप्रिकॉन में उच्च के हो जाते हैं। हालांकि ये इनके शनिदेव की साइन है जो कि इनके साथ बहुत ज़्यादा मित्रवत व्यवहार नहीं है, आपस में बहुत कोई अच्छी एक तरह से बहुत ही अच्छा रिलेशन नहीं माना जाता शनि और मंगल के बीच में। बट उनकी राशि में ही मंगल देवता एग्जॉल्टेशन को प्राप्त करते हैं, उच्च जिसे हम कहते हैं उच्च की अवस्था को प्राप्त करते हैं। और कर्क जो है, जहाँ भी आपको पता होगा चंद्र और मंगल अति मित्र माने जाते हैं, एक तरह से एक दूसरे के प्रति मित्रता है। बट स्टिल उनकी ही राशि में आके मंगल देवता यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, आप देखेंगे। तो ये मंगल के बारे में इस साइन को लेके ये चीज़ें बिल्कुल कंठस्थ रखिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहूँगा ज्योतिष सीखना है तो बेसिक्स जितने अच्छे होंगे आपके, जितना प्रबल आपका बेसिक्स होगा उतना ही प्रबल आपकी प्रिडिक्शन, आपकी जो सिक्स सेंस है एस्ट्रोलॉजी को लेके, उतनी ही बढ़िया आपकी पकड़ होगी, उतनी ही अच्छी आपकी
एक तरह से ना कि एक बहुत इंसान को देख के प्रिडिक्ट करने की जो ताकत है वो आप तभी ला पाओगे जब आपकी बेसिक्स, ग्रहों के बेसिक्स, साइन के बेसिक्स, इनको आप समझ लेते हो और अब इनको जीवन में धीरे धीरे रोज दर रोज अपनी जीवन में लगाते चलोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत ही जल्दी लोगों के बोलने, लोगों के व्यवहार से आंकना शुरू कर दोगे कि इनका कौन सा ग्रह खराब है, इनके कौन से लगन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, 10वें घर में कौन सा ग्रह है, चौथे में कौन सा ग्रह, बहुत कुछ आप बहुत आसानी से प्रिडिक्शन करना शुरू कर पाओगे। इस लेवल पे अपने आप को एलिवेट कर पाओगे ज्योतिष की दिशा में। तो दोस्तों मैं उसी के लिए आपको कहूँगा बेसिक्स नीम जो हैं ग्रहों को लेके, राशियों को लेके, काल पुरुष कुंडली को लेके और 12 भावों को लेके बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखिएगा। अब बात हो रही है दोस्तों मंगल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मंगल देवता का जो संबंध है वो जैसे मैंने कहा एनर्जी, स्ट्रेंथ, कंटिन्यूटी। अब इन ये जो 4-5 शब्द आप देख रहे हैं जो इनको मैंने अभी अंडरलाइन किया हुआ है, इनको समझाता हूं मैं मंगल देवता किन चीज़ों को प्रधानतः दर्शाते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, मंगल देवता जब भी आपके जिक्र आए, मंगल ग्रह, मंगल देवता की बात आए तो याद रखिएगा हनुमान जी को याद करिएगा और श्री हरि विष्णु जी का जो अवतार है, जो हिरण्याक्ष को मारने के लिए उन्होंने लिया था, नरसिम्हा अवतार, नरसिंह अवतार को याद कीजिएगा। और आज के देश काल पात्र को लगाते हुए, आज के देश काल पात्र को लगाते हुए जो एक कमांडर इन चीफ होता है, जो सोल्जर होता है, जो एक तरह से आपकी रक्षा करते हैं, सोल्जर्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेशली, उनको लेके उनको ध्यान में रखिए, उनके बिहेवियर को ध्यान में रखिए, उनकी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखिए, उनके अंदाज को ध्यान में रखिए। आप मंगल को समझना आपके लिए कठिन नहीं होगा, मंगल देवता को समझना आपके लिए आसान होगा। मंगल देवता आपको खुद ब खुद सहायता करेंगे, वो अपने आप को आप तक पहुंचने देंगे। तो सबसे पहले मंगल देवता को समझने के लिए आपको क्या समझना है, मंगल देवता ऊर्जा के ग्रह हैं। सबसे मूलतः ऊर्जा, जो भी चीज इस दुनिया में फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, पहले याद रखिएगा फिजिकल फॉर्म, यहां मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूं, फिजिकल फॉर्म में, यानी कि उसे छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसके कारक, फिजिकल फॉर्मेशन के कारक मंगल देवता है। याद रखिएगा जो चीज फिजिकल फॉर्म में प्रकट हो सकती है उसके मूल कारक जो होते हैं वो मंगल देवता होते हैं। पहली चीज, मंगल देवता एनर्जी के किसी भी तरह की, आपके जीवन में किसी भी तरह की एनर्जी हो, फिर जो चाहे वह आपका बल हो यानी कि आपकी ताकत हो यानी बॉडी की एनर्जी हो, आपकी सेक्सुअल एनर्जी हो, आपकी वॉइस एनर्जी हो, आपकी डाइजेस्टिव एनर्जी हो, आपकी ब्रीदिंग एनर्जी हो, या आपकी विजुअल एनर्जी हो, या आपकी मेंटल एनर्जी हो, जितनी भी एनर्जी आपके पास है, जहाँ पे भी ऊर्जा का बात आएगा, जहाँ पे भी ऊर्जा शब्द का यूज़ है, जहाँ पे ऊर्जा की बात है, वहाँ पे मंगल देवता बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं। याद रखिए वहाँ मंगल हैं, क्योंकि बिना मंगल के ऊर्जा नहीं समझ में आ सकती, ऊर्जा का अस्तित्व ही नहीं है मंगल के बिना। उसके बाद स्ट्रेंथ, यानी कि एक बोलते ना कि किसी बल, बोलते ना एक स्थिर बल। बल कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज आप में बल है और कल आपके, बोलते ना कल आप चलने फिरने के लायक नहीं है, ऐसा बोलते ना कि हम कैसे बल को बल कहते हैं, जो एक स्थिर हो, जिसमें बोलते ना कि एक संयम के साथ जिसमें बल हो, जो अपने बल को संभाल भी सके, स्ट्रेंथ जिसे कह सकते हैं। कंटिन्यूटी, जो लगातार यानी कि कोई भी काम को करना चालू करे तो लगातार करने की, उसके अंदर एक कंटिन्यूटी रखने की ताकत हो, ऐसा। और एक बोल्डनेस, बोलते ना कि एक हाजिर जवाबी कहीं ना कहीं, और एक
उभर के आना, कोई भी चीज़ उभर के दिखती हो, बोल्डनेस जिसे हम कहते हैं, उसके कारक जो है मंगल देवता होते हैं। उसके बाद टेक्निकल लॉजिक्स जो होते हैं, टेक्निकल चीज़ें जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक अप्रोच होता है, जो एक बोलते हैं ना कि आपका अप्रोच ऐसा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब किसी भी तरह की टेक्निकलिटी को पार करना है, किसी भी चीज़ को डिफीट करके आगे जाना है, उस टेक्निकलिटी को क्रॉस करना है, उसके लिए लॉजिक्स के जो स्वामी हैं, उसके लिए भी मंगल देवता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। अब दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया ऊर्जा, मैंने समझाया सोल्जर, मैंने समझाया हनुमान जी। अब मैं इनका संबंध आपको बता देता हूँ, इनको कैसे जोड़ के देखा जाता है। देखो दोस्तों, जो सैनिक होता है, आज के देश काल पात्र की बात करें, सैनिक की बात करें, तो सैनिक का काम क्या होता है कि जो आदेश मिल रहा है उसे वो पूरा करे बिना इमोशनल हुए। अब देखो यहाँ पे इमोशन, यहाँ पे याद रखिएगा मंगल इमोशंस नहीं है। तो बहुत बार क्या होगा, कुछ लोग सूर्य और मंगल को भी पाप ग्रह कह देते हैं। मेरा आप कहना है कि सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, इनमें क्रूरता है, क्रूरता जो है उस, बट पाप ग्रह नहीं है। पाप ग्रह में मूलतः आपको शनि, राहु और केतु को ही लेना है, बट मंगल देवता और सूर्य नारायण जो है ये क्रूर ग्रह हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्रूरता है, पाप नहीं है। तो जैसे कि सैनिक या सोल्जर या कमांडर को जो भी ऑर्डर मिलता है वो उस पे बिना इमोशन या अपना सेंटिमेंट लगाए बिना वो बस ऑर्डर को फॉलो करता है। आपके सामने अभी तो बहुत ही बड़ा लाइव एग्जांपल चल ही रहा है, यूक्रेन रशिया का वॉर, आप देख सकते हैं। अब देखिए जो ऑर्डर मिल रहा है उस तरह से देखो कितनी तबाही मचाई गई है यूक्रेन में, रशिया के सोल्जर्स, या फिर मतलब नुकसान तो दोनों ही पक्ष का होता है किसी भी जंग में हम आखिरकार। लेकिन देखा जाए तो जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं रशिया की तरफ से, शहर को तबाह कर देना, सिविलियंस कितने मारे जा रहे हैं, कितने निर्दोषों की भी जान जा रही है, आप देख सकते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि सोल्जर्स को जो ऑर्डर मिला है वो वहाँ पे मर्सी नहीं दिखाते, वहाँ पे दया नहीं दिखाते, वहाँ पे सेंटिमेंटल होके कोई भी इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। वहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रैक्टिकल और क्रूएल अप्रोच के साथ वहाँ पे काम किया जाता है। वहाँ पे सिर्फ ऑर्डर को पूरा करना इंपॉर्टेंट है, टास्क शुड बी डन। अब इसका मतलब हनुमान जी को भी देखेंगे, हनुमान जी ने हमेशा टास्क ही खत्म किया है। उनको जो टास्क मिलता था उसे वो पूर्ण, बोलते ना, अपने काम को सिद्ध किए बिना हनुमान जी लौटते नहीं थे। जिस कार्य के लिए वो निकलते तो उसे सिद्ध करके, उसे पूरा करके ही आते थे। श्री राम जी की तरफ से जो भी उन्हें टास्क मिला है, कभी भी आपने नहीं देखा, आप पूरी रामायण में देखेंगे हनुमान जी ने हमेशा उस टास्क को कंप्लीट किया है। फिर चाहे वो लक्ष्मण जी के लिए औषधि लानी हो या लंका में माता सीता को अपना संदेश भेजने गए हों, भले ही उसमें उनको लंका जलानी पड़ गई, लेकिन याद रखिए अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करके आए हैं। जो ऑर्डर दिया गया है उसे उन्होंने कंप्लीट किया है। हनुमान जी दिखाते हैं कर्मनिष्ठा। जो कर्मनिष्ठा है, जो अपना काम पूरा करने का, तो एक बोलते ना कि उसके बीच में कुछ भी आ जाए हम उससे तब तक लड़ेंगे जब तक या तो हम जिंदा हैं, या तो वो कहते हैं ना कि सोल्जर जब लड़ाई पे जाता है तो या तो उसकी लाश आती है, या तो फिर सोल्जर जीत फतेह हासिल करके आता है, या तो वो कार्य को जिस टास्क के लिए गया है वो टास्क पूरा करेगा, आइदर वो टास्क पूरा करते करते ही अपने आप को उसमें जला देगा, कहीं ना कहीं अपने आप को भी खत्म कर देगा। तो मंगल इस तरह की एनर्जी है, वो एनर्जी जो किसी टास्क को खत्म करने का सोच ले तो उसे खत्म कर देती है। जब तक वो टास्क खत्म नहीं होता उसे चैन नहीं आएगा। देखिए जिनका भी मंगल बहुत अच्छा होगा वो हमेशा अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, मोटिवेटेड रहेंगे, डेडिकेटली। यहाँ पे मैंने डेडिकेशन शब्द भी यूज़ किया है, आप देखेंगे एक
बहुत ही बढ़िया डेडिकेशन अपने काम को लेके उनके अंदर होता है, अपने काम को ख़त्म करना, अपने काम को प्रॉपरली तरीके से लेके चलना। एक मोटिवेटेड पर्सनालिटी मंगल बनाता है। जैसे मैंने बोल्ड कहा, बोल्ड यानी कि जो अपने अंदर है उसे जाहिर करने की ताकत होना, बोल्डनेस कहीं ना कहीं। अब इसमें और जो मैंने कहा नरसिंह अवतार, अब यहाँ पे छोटी सी एक स्टोरी आपको मैं सुना देता हूँ, क्योंकि इससे जो टेक्निकल और लॉजिक की बात आई है ना, ये आपको क्लियर हो जाएगी। नरसिंह अवतार जो भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी ने लिया था, वो क्यों लिया था? वो लिया था अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। स्टोरी बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस थे, जिन्हें वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि उन्हें कोई भी न घर के अंदर मार सकता है, न घर के बाहर मार सकता है, ना ही आकाश यानी नभ में मार सकता है, ना ही धरती पे मार सकता है। तो इस तरह का वरदान ना ही कोई मनुष्य मार सकता है, ना ही राक्षस मार सकता है, ना ही स्त्री मार सकती है, ना ही पुरुष मार सकता है, ना ही कोई जानवर मार सकता है। तो इस तरह का वरदान हिरण्यकश्यप नामक राक्षस को मिला था। अब ऐसा वरदान जिसे भी मिल जाए तो निश्चित ही अपने आप को अमर समझ बैठेगा। और अमर वही जो था हिरण्याक्ष के अंदर भी, दिन प्रतिदिन वर्षों तक उसने बहुत अत्याचार किया अपनी कह सकते हैं कि जनता पे, उसके अपने राज्य में बहुत हाहाकार मचाया, ऋषियों से लेके सबको बहुत परेशान किया, बहुत लोगों को वध किया, निर्मम हत्या की लोगों की। उसका जो पाप कर्म था वो बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। उसने अपने अपने राज्य में पूरी जो उसकी जो प्रजा थी, जो उसके राज्य में सबको अपनी पूजा के लिए उसने उसने भगवान की पूजा बंद करा दी थी। और श्री हरि विष्णु की पूजा जो भी करता वो उसे जान से मार देता। अब ऐसे में हुआ क्या कि उनका ही पुत्र प्रहलाद जो हुआ, वो श्री हरि विष्णु का परम भक्त पैदा हो गया, और वो परम भक्ति करता था श्री हरि विष्णु की। हिरण्यकश्यप पहले तो अपना पुत्र था उनका, तो उसे बहुत ही यातना दी शुरुआत में ताकि वो सुधर जाए। उसे जेल में डाला, खाना नहीं दिया, बहुत सारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे कष्ट पहुंचाया हर तरीके से। लेकिन प्रहलाद को किसी भी कष्ट, बोलते ना, इन सब चीज़ों से, वो अपने भगवत भक्ति में, हरि भक्ति में इतना लीन रहते थे कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब बहुत ज़्यादा होने लगा, जब अब उनकी बहन, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उन्होंने प्लान बनाया कि उसको लेके अग्नि में बैठ के वो भस्म कर, फिर हुआ ऐसा कि वो होलिका जो थी वो खुद ही जल के भस्म हो गई। प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो जब ये सब होने के बावजूद क्या हुआ कि प्रहलाद को अब हिरण्यकश्यप अभी तक तो डायरेक्ट मारना नहीं, मतलब खुद से डायरेक्ट हत्या करने पे नहीं आया था। जब देखा कि अब उससे रहा नहीं गया, बिकॉज वो हरि भक्ति किसी भी हालत में अपने राज्य में हरि भक्ति नहीं चाहता था, तो उसने प्रहलाद का वध करने के लिए वो उठा। तो जब वो उठा प्रहलाद का वध करने के लिए कि देखता हूँ आज तुझे तेरे भगवान कैसे बचाते हैं, तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। तो जब वो उनकी हत्या करने के लिए, उनका प्रहलाद का, अपने ही पुत्र का वध करने के लिए उठता है, तभी वहीं उसी महल के किसी एक खंबे से बहुत ही भयंकर विस्फोट के साथ नरसिंह भगवान का अवतार, श्रीहरि का नरसिंह अवतार प्रकट होता है। और अब यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने आपको कुछ शुरुआत में बताया कि हिरण्यकश्यप को कैसा टेक्निकल वरदान एक तरह से उनको मिला था कि कोई न घर के अंदर मार सकता है, न चौखट पे मार सकता है, न आसमान में मार सकता है, न पृथ्वी पे मार सकता है, न मनुष्य मार सकता है, न स्त्री मार सकती है, न ही जान। इतनी सारी इसमें टेक्निकलिटीज थी कि अब उसको मारा कैसे जाए। किसी भी, मतलब ऐसा वरदान तो ऐसा मिल गया है कि अब उसको मारना ही नामुमकिन हो गया था। अब ये जो नरसिंह अवतार श्री हरि ने लिया था, तो इसमें उनका जो फेस था, ऊपर का जो फेस का पोर्शन था, हेड पोर्शन था, वो शेर का था। उनके जो हाथ थे वो मनुष्य के समान थे। उनके जो नाखून थे वो शेर के समान थे। उनकी जो होल बॉडी थी, एक तरह से देखा जाए तो वो एक तरह से मनुष्य, पुरुष के समान थे। लेकिन ना ही वो मनुष्य थे, ना ही वो जानवर थे, ना ही वो, उसके बाद जब वो क्या करते हैं,
वो हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में उठाते हैं ताकि ब्रह्मा जी के जो वरदान दिया था, क्योंकि उसका भी उन्हें मान रखना था, वो वरदान भी भंग कहीं पे बोलते ना उसका मान टूटना नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने उसे गोदी में डाला। तो अब यहाँ पे देखिए सारे सारे जो इस वरदान में जितनी टेक्निकलिटीज थी उन सबको पूरा करते हुए नरसिंह भगवान ने अगेन यहाँ पे टास्क को कंप्लीट कर दिया। अब नरसिंह भगवान का ये अवतार क्या क्या दर्शाता है? पहला, रक्षा। यहाँ पे प्रहलाद को बचाने के लिए आया, वो सर्वाइवल एक तरह से आ जाता है, कहीं ना कहीं रक्षा करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रक्षक हैं वो, मंगल रक्षक है, सोल्जर। इसीलिए मैंने आज के देशकाल पात्र में सेनापति, कमांडर, सोल्जर के बारे में आपको बताया कि वो एक पर्सनैलिटी जो है मंगल को दर्शाती है, मंगल को रिप्रेजेंट करती है। और क्या दिखाता है? टेक्निकल, मतलब जितनी लॉजिक्स चाहिए थी मारने के लिए हिरण्यकश्यप को, मंगल ये जो नरसिंह अवतार ने सारी की सारी टेक्निकलिटीज को यहाँ पे पूरा करते हुए मारा है। उसके बाद रक्षा किया है अपने ही भक्त का। अब ये जो उनका जो अवतार आया था, ये इतने वो गुस्से में थे, ये बहुत ही उनका रौद्र रूप था एक तरीके से। ये समझ लीजिए साक्षात शिव भी उन्हें मना नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि इन्हें कोई शांत कर सकता है तो वो प्रहलाद, उनका भक्त जो है जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, वो ही इन्हें शांत कर सकता है, और अंततः प्रहलाद से ही वो शांत होते हैं। तो ये जो ओवरऑल स्टोरी क्या दिखाता है? क्रुएलिटी को दर्शाता है, रक्षा को दर्शाता है, और टास्क कंप्लीट करने को दर्शाता है। सारे यहाँ पे दिक्कत परेशानियां जो है उसको, मतलब होता है ना, उस सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हुए, जैसे होता है ना कि सोल्जर्स को मतलब जैसा ऑर्डर मेरा है पूरा तो वैसे ही करना, लेकिन जो रूल रेगुलेशन उसको तोड़ना नहीं है, उसको फॉलो करते हुए हमें जीतना होता है। सोल्जर्स का मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने मन का करते हैं, जो उनको ऑर्डर आता है एग्जैक्टली उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहाँ पे उस चीज़ों को, कभी कभी देखो सोल्जर्स के सामने कई आपने स्टोरीज सुनी होंगी सोल्जर्स की, कमांडर्स की, जहाँ पे किसी पर्वत पे चढ़ना मुश्किल होता है तो वहाँ पे किस तरीके से वो कैसे कैसे प्लानिंग करके उस पहाड़ तक जाते, बोलते हैं टेक्निकलिटीज़ को, लॉजिक्स को बना के अपने प्लानिंग को पूरा करना। सोल्जर का ये भी एक काम होता है कि जो ऐसा टास्क है जो कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, बट उसे कंप्लीट करना है, चालाक उसमें कुछ लॉजिक्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए उसे पूरा करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप देखेंगे ये एक सोल्जर को भी करना पड़ता है, यही सेम चीज़। तो यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजीज़ है, टेक्निकल और लॉजिकल थिंग्स हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया आज के डेट में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं मंगल देवता बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। मंगल देवता का संबंध दोस्तों इन सब चीज़ों से है जो मैंने अभी आपको समझाया, टास्क को कंप्लीट करना। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ेंगे। मंगल देवता लैंड, प्रॉपर्टी, ब्लड, मेल सिबलिंग, डेट, फिजिकल फिटनेस, मसल्स, फायर। अब देखिए मंगल देवता भूमिपुत्र माने जाते हैं, और मंगल जो है मंगलवार के दिन इसीलिए बहुत जगहों पे आप देखेंगे डिगिंग करना, लैंड को खोदना, ये वास्तु के हिसाब से और ऐसे भी मना किया जाता है कि मंगलवार के दिन आप पृथ्वी को मत खोदिए, खुदाई मत करिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उनकी माता है, और इस दिन आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो मंगल के बुरे प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी, आज के टर्म्स में बताऊं तो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? जो देखिए दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो याद रखिए वो सैटर्न रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे शनि का तत्व बहुत ज़्यादा है, मंगल का तत्व बहुत ही छोटा है। लेकिन जो प्रॉपर्टी रेडी हो चुकी है, रेडी टू मूव कह लीजिए, हम कहते हैं ना आज के डेट में फ्लैट रेडी टू मूव फ्लैट है, तो ऐसा घर जो एकदम रेडी है बिकने के लिए, उसके
उसके जो मेन कारक हैं वो प्रॉपर्टी के कारक मंगल होंगे, जो जीती जा चुकी है, जो पूरी तरह से बन चुकी है, जिसमें अब कोई काम नहीं है, वो प्रॉपर्टी मंगल देवता के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। अब ब्लड की बात करें, ब्लड यहाँ पे क्यों है? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सैनिक का स्वभाव क्या है, या तो टास्क को कंप्लीट करना है, या तो उस टास्क के दौरान ही अपने आप को खो देगा वो, यानी वो या तो कहते हैं ना, सैनिक की लाश आती है, हम क्या पसंद करते हैं कि हमारा सैनिक भाग के ना आया, ये हम कभी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। किसी भी देश की सोल्जर पीठ दिखा के आ जाए, यानी भाग के आ जाए दुश्मन को देख के, ये कोई भी देश नहीं चाहेगा, ये कोई भी इंसान नहीं, किसी भी देश का कंट्री, कोई भी सिविलियन नहीं चाहेगा कि हमारे देश का सोल्जर ऐसा हो। जब सोल्जर की बात आएगी तो हम हमेशा वीरता और साहस की बात करते हैं। यहाँ पे अगेन टास्क को कंप्लीट करना, हनुमान जी, साहस, इन सब चीज़ों को आप जोड़ेंगे तो बहुत आसानी से आप लिंक कर पाएंगे मंगल देवता। ब्लड की भी खासियत यही होती है, जब तक आपका जीवन है, ब्लड, आपको पता होगा हमारा जो बॉडी है वो एक क्लोज्ड सिस्टम है, ये एक क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसके अंदर हमारा खून जब तक हम जीवित रहते हैं ये कंटिन्यूअस इस क्लोज्ड सिस्टम के थ्रू बहता रहता है, क्लोज सिस्टम के अंदर बहता ही रहता है, कंटिन्यूअस चालू रहता है। जिस दिन ये खून बहना बंद हो जाए हमारी सांसें रुक जाएंगी। अगर ये ब्लड कहीं पे जाके, अगर कहते हैं ना कि अगर ये रुक जाए, यानी कि जम भी जाए, तो भी हमें हमारी जान जा सकती है, या फिर वो अंग हमारा, बोलते हैं ना कि काम करना पूरी तरीके से बंद कर सकता है। तो ये इस तरह का ब्लड के कारक होते हैं मंगल देवता। ये बोन मैरो जो होता है ना, बोन मैरो यानी कि हमारे कूल्हे के पास एक, जहाँ से कहीं ना कहीं ब्लड बनता है, कह सकते हैं बॉडी में, बोन मैरो कहते हैं उसे, उसके भी कारक मंगल देवता होते हैं। मेल सिबलिंग, जो पुरुष हैं, पुरुष भाई हैं आपके, बड़े छोटे, मोस्टली छोटों को लिया जाता है, बट मैं कहूँगा यहाँ पे ओवरऑल मेल सिबलिंग जो होते हैं आपके, उनको मंगल दर्शाता है। पुरुष, मंगल पुरुषों को दर्शाता है, स्त्रियों को नहीं, याद रखिएगा। डेडिकेशन, यानी कि जैसे मैंने कहा मंगल अच्छा होगा तो आदमी डेडिकेटेड, अपना काम पूरा करेगा, टास्कों को कंप्लीट करे, बीच में छोड़ के भाग रहा है अगर कोई, यानी कि आपने मिले, एक हफ्ते पहले कुछ और कर रहा था, एक महीना काम किया, फिर उसने चेंज कर दिया, अब दूसरा काम कर रहा है, ऐसे उसने ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए, ढंग से कोई काम नहीं किया, इसका मतलब मंगल खराब है इंसान का। बहुत साधारणता इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, मंगल खराब है, ऐसा आप समझ सकते हो। डेडिकेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को लेके लगे, डेडिकेशन, कंप्लीट अपनी स्ट्रेंथ लगा देना, उसी को डेडिकेशन कहते हैं। फिजिकल फिटनेस, ये देखिए यहाँ पे फिटनेस शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिजिकल प्रेजेंस मैंने आपको समझा दिया, जो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट है, जिसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो मंगल का कारक। अब यहाँ पे फिजिकल फिटनेस जो भी है, जिस तरह की जो अपने आप को फिट रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा मंगल चाहिए होता है। मंगल अच्छा है तो आदमी अपने फिटनेस पे ध्यान रख सकता है। मंगल जो है फैट्स नहीं देता, मसल्स देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने मसल भी लिखा हुआ है आपके लिए। फायर, मंगल जैसे अग्नि प्रधान राशि आप देख सकते हैं, मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो फायर है वो मेष में है, इसीलिए जब भी अप्रैल या मई आप देखेंगे, सूर्य देवता जब मेष राशि में आते हैं तब प्रचंड गर्मी पड़ती है धरती पर। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस राशि में इतना प्रधान अग्नि तत्व है, और उसी में सूर्य देवता एक्सॉल्टेशन को भी प्राप्त करते हैं। खैर, अभी इतना समझते हैं। हमारे शरीर में जो एसिड है, यानी एसिड और पित्त एक तरीके से एक ही बात होता है। खून, एसिडिटी, पित्त, इन सब के कारक जो हैं वो मंगल देवता हैं। यहाँ पे मैंने हेमोग्लोबिन WBC क्यों, क्योंकि हाँ वो हमारे अंदर हर सेकंड, हर पल रोगों से लड़ता रहता है।
क्योंकि मंगल का काम ही है लड़ना, पराजित करना। सोल्जर का काम भी पराजित करना होता है, आपके लिए लड़ना होता है। तो इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं मंगल देवता। मंगल देवता यहाँ पे सर्जरी को भी दर्शाते हैं। सर्जरी, सर्जरी क्या चीज़ है दोस्तों? सर्जरी बेसिकली किसी भी तरह का सर्जिकल ऑपरेशन अगर होता है तो उसके लिए मंगल देवता का दशा में, अंतरदशा में या ट्रांजिट में, अष्टम में जाना या कुछ 5-8 जो भी जिस भाव से जिस अंग का ऑपरेशन हो, कुछ न कुछ संबंध मंगल देवता का ज़रूर बनता है। मंगल या केतु के बिना ऑपरेशन जैसा चीज़ संभव नहीं होता। इनका कहीं न कहीं प्रभाव ज़रूर होता है, तभी ऑपरेशन जैसा चीज़ आपके जीवन में घटित होता है। अब देखिए, कहीं पे कट लगना, कहीं पे कटना, अगर काटने की बात आएगी तो मंगल, देखिए जहाँ पे भी ब्लड निकल रहा है, कट लग रहा है या कोई भयंकर चोट लग जा रही है, एक्सीडेंटल चोट लग रही है, तो इन सब जगहों पे कहीं ना कहीं मंगल का एक तरह से प्रभाव है। अब मंगल का मूल प्रभाव जो होता है, आपका जो हेड पोर्शन होता है, ऊपर का माथा, उस पर भी माना जाता है, क्योंकि पहला घर है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और पहला साइन उनका जो है मेष, वहीं पे होता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए, इन सब चीज़ों के मंगल देवता कारक होते हैं, पहले ये समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करता हूँ, ये जो साइन आप देख रहे हैं, अब यहाँ से और आपको थोड़ा सा गहराई में लेके जाता हूँ, चीज़ों को समझिएगा। मंगल को कैसे एनालाइज करना चाहिए हमें, चार्ट में मंगल को समझना कैसे चाहिए, मंगल का आंकलन कैसे करें अपने चार्ट में, या कोई भी चार्ट आपके सामने जब आती है तो मंगल को देखें कैसे, क्या प्रभाव दे रहे होंगे मंगल, हम कैसे समझें। दोस्तों, मंगल की अपनी 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, बराबर। मेष मैंने बताया अग्नि प्रधान राशि है, तीन अग्नि राशियां हैं, आपको पता है अग्नि तत्व की राशियां हैं। उसमें से मेष जो है सबसे ज़्यादा अग्नि प्रधान, यानी सबसे ज़्यादा फायर एलिमेंट को रखता है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इस राशि में और स्कॉर्पियो राशि, यानी कि एक पहला साइन है, यानी फर्स्ट हाउस है, कालपुरुष कुंडली का पहला घर, ठीक है, जो कि मैंने कहा आपके फिजिकल होने को, आपके बॉडी को, आपके लगन को दर्शाता है। आपके हेड, फर्स्ट हाउस है, बहुत डिटेलिंग में जाएंगे तो आपके हेड यानी माथे को दर्शाता है, ठीक है, एरीज, उसके स्वामी है मंगल। और सीधा उसके बाद आप देखेंगे तो अष्टम भाव, कालपुरुष कुंडली का 8वां भाव, जो कि एक तरह से त्रिक भाव है, और तीनों त्रिक भाव में सबसे अधिक हम उसे एक तरह से ज्योतिष के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, उससे ज़्यादा हम खराब मानते हैं अष्टम भाव को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनिश्चितता है, अनिश्चितता, यानी कि वहाँ पे अष्टम भाव की प्रिडिक्शन नहीं होती है। अष्टम भाव की प्रिडिक्शन करनी भी नहीं चाहिए, आपको बता दो। बट फिलहाल मैं आपको मंगल से जुड़े कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे मंगल देवता फर्स्ट राशि जो है एरीज, यानी फिजिकल चीज़ों को दर्शा रहे हैं, और यहाँ पे वो उस फायर को दर्शा रहे हैं जो उस फिजिकल प्रेजेंट को पैदा करती है, कहीं ना कहीं एक स्टार्ट को जन्म देती है, एक आपकी लाइफ को जन्म देती है, आपकी बॉडी को जन्म देती है, उसको दर्शाता है एरीज, स्टार्ट को दर्शाता है। एरीज साइन में जो नक्षत्र पड़ते हैं वो अश्वनी, भरणी और कृतिका का कुछ अंश पड़ता है, पूरा कृतिका नहीं होता। जैसे कि एक राशि में 2.5 नक्षत्र, मैंने पहले भी के लेक्चर में आपको ये चीज बताई है। तो केतु, शुक्र और सूर्य देवता की राशि इनमें पड़ती है। अब ध्यान से देखेंगे तो मेष जो है वो पूर्णतः फिजिकल एनर्जी को दर्शा रहा है, जहां पे एनर्जी है, जहां पे सिर्फ बोलते ना कि एनर्जी को शो ऑफ करना है, एनर्जी को दर्शाना है, एनर्जी को यहाँ से, एनर्जी की यहाँ से ऊर्जा की उत्पत्ति को दर्शाना है। ये कहीं ना कहीं मेष उसको सिंबल करता है। यहाँ पे जो साइन है आप देखेंगे, ये एक भेड़े का साइन है। भेड़े का जो स्वभाव होता है ना, कहते, आपने सुना